एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है पढ़ाई? सो होप यू गाइज आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो आज की वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का एक फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। इसमें इसके इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले और इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट से, जल्दी से। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग एक्सेट्रा, मतलब स्टार्टिंग का नोमेनक्लेचर, ये सब चीज़ें का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि मान लो एक कंटेनर में ये कोई एक बॉक्स है, इसके अंदर गैस फील्ड है। ठीक है, तो जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इस गैस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो कह सकते हैं अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर बाउंडेड बाय सम क्लोज सरफेस। ये किसी क्लोज सरफेस से बाउंडेड है, तो ये चीज़ हमारी कहलाएगी सिस्टम। और ये बाहर का ये सब है, इसको बोलेंगे हम लोग सराउंडिंग। एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, जो सिस्टम के बाहर हो और एक्सचेंज कर सकती है एनर्जी एंड ऑल, एंड जिसका कि डायरेक्ट इफेक्ट पड़े सिस्टम पे हमारे, उसे हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग। एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम एंड विच हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन आवर सिस्टम एंड विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड ऑल इज नोन एज सराउंडिंग। ठीक है, ये हमारा जो सिस्टम है वो 3 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। एक सबसे पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड और तीसरा आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम क्या है? ये जो सिस्टम है वो ओपन है। ठीक है, ये सराउंडिंग से मैटर एंड एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर सकता है, उसे बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। क्लोज सिस्टम क्या होता है कि ये एनर्जी तो एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है, बट मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकता है। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड क्या होता है? तो अब खुद से गेस करो आइसोलेटेड क्या होगा। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो कि ना कि मैटर और ना कि एनर्जी दोनों एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। दे कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। समझ आया? ओपन दोनों कर सकता है, क्लोज केवल एनर्जी करता है, और आइसोलेटेड दोनों नहीं करता, ना एनर्जी ना मैटर। ये सराउंडिंग से फुल्ली आइसोलेट होता है, कंप्लीटली आइसोलेट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोलेटेड। करेंगे स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शन की, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ए और बी के स्टेट पे केवल डिपेंड करेगी। फाइनल और इनिशियल स्टेट पे जो क्वांटिटीज़ डिपेंड करती हैं उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन क्या होते हैं? जो कि पाथ पे डिपेंड करेगी। मतलब ए से बी अगर हम लोग इस पाथ से जाते हैं और ए से बी अगर इस पाथ से जाते हैं, तो इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड दोनों पाथ पे 2 अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। पर इस पे दोनों चाहे ऐसे जाएं, चाहे ऐसे जाएं, चाहे ऐसे जाएं, तीनों के इसमें सेम ही वैल्यू आएगी। तो ऐसे फंक्शन जो कि पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं उनको बोलते हैं स्टेट फंक्शन, और जो पाथ पे डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? पी, वी, टी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गैस फ्री एनर्जी, एंट्रोपी। ठीक है, तो ये सब पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं और ये सब स्टेट फंक्शंस होते हैं। और पाथ फंक्शन वहीं पर, पाथ फंक्शन क्या है? वर्क डन और
हीट, ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हमने देखा पहले स्टेट और पाथ फंक्शन, स्टेट एंड पाथ फंक्शन देखा सबसे पहला चीज़, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मास पे डिपेंड करती हैं, ऐसी क्वांटिटी जो कि मास पे डिपेंड करती है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव क्वांटिटी, और जो मास इंडिपेंडेंट होते हैं उनको बोलते हैं इंटेंसिव, ठीक है। तो एक्सटेंसिव क्या होते हैं? मास पे डिपेंड करते हैं। इंटेंसिव क्या होते हैं? मास इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव का क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा? मास खुद, वॉल्यूम भी डिपेंड करता है मास पे, ठीक है। इंटरनल इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब एक्सटेंसिव क्वांटिटी होती है, ये सब मास पे डिपेंड करती हैं। वहीं पे प्रेशर, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, लस्टर एक्सेट्रा, ये सब प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। ये सब मास के इंडिपेंडेंट होती हैं। डेंसिटी तुम्हारी मास पे नहीं डिपेंड करती, कहाँ गई? डेंसिटी मास पे नहीं डिपेंड करती है। टेम्परेचर मास पे नहीं डिपेंड करता है। प्रेशर मास पे नहीं डिपेंड करता है। तो ठीक है, हमने नेक्स्ट क्या पढ़ लिया? एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, ठीक है। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास डिपेंडेंट और मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। एग्जांपल्स याद रखना, क्योंकि एग्जांपल्स डायरेक्टली कभी कभी आ जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिया, पूछ लेगा कि एक्सटेंसिव कौन सी, इसमें इंटेंसिव कौन सी है, बोर्ड्स में आ जाते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर, ऐसे टाइप में। और इसमें नोट करके एक पॉइंट लिखो कि जब भी हम किसी 2 एक्सटेंसिव क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं, 2 एक्सटेंसिव क्वांटिटी को जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक इंटेंसिव क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। जब भी हम लोग कोई 2 एक्सटेंसिव क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे हमें एक इंटेंसिव क्वांटिटी मिलेगी, जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो जब भी कोई भी 2 एक्सटेंसिव क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो जो हमें रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी वो इंटेंसिव होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके नोट में लिख लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर 2 सिस्टम हैं ए और बी, और ये जो ए सिस्टम है वो किसी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ये बी वाला सिस्टम भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये था हमारा जीरोथ लॉ, ठीक है। अब करते हैं फर्स्ट लॉ। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, इन सब चीज़ों पे, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी पे। हीट को डिनोट करते हैं Q से, ठीक है, सिंबल, वर्क W से, एंड इंटरनल एनर्जी को U से, ठीक है। और देखो इसका साइन कन्वेंशन, देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में रहती है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साइन कन्वेंशन में, है ना, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का पार्ट है, तो साइन कन्वेंशन पर दोनों में अलग अलग यूज होते हैं। तो देखो Q के लिए जो साइन कन्वेंशन रहता है वो तो सेम रहता है। अगर हमारा हीट जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी, कोई सिस्टम जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसके लिए हमारा जो Q है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, ये कोई सिस्टम है, ये कोई मान लो ये गैस है इसके अंदर, ठीक है। अगर हम इसको कोई Q है, Q हीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो इसकी, तो यहाँ पे जो हमारा Q होगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो ये गैस है, ये जो ये सिस्टम है वो Q को एब्जॉर्ब कर रहा है,
ठीक है। तो यहाँ हमारा Q पॉजिटिव आएगा। अब यहीं पे अगर Q रिलीज़ होता है हमारा, अगर ये गैस कुछ हीट रिलीज़ करती है तो ये हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हीट का साइन कन्वेंशन हुआ है। Q रिलीज़ होता है तो Q हमारा नेगेटिव है। अब देखो वर्क डन में आओ। फिजिक्स में वर्क डन अगर बाय द गैस हो रहा है, अगर जो हमारा सिस्टम कोई काम कर रहा है, जो ये सिस्टम है, सिस्टम अगर हमें कुछ वर्क करके दे रहा है तो जो साइन कन्वेंशन आएगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर बाय द सिस्टम हो रहा है, बाय द गैस, अगर गैस हमें या सिस्टम हमें कोई काम करके दे रहा है तो W पॉजिटिव आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम सिस्टम पे कोई काम कर रहे हैं, हमने कुछ वर्क किया इसके ऊपर, तो जो हमारा W है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क करके नोट करो, क्योंकि ये बहुत साइन कन्वेंशन में कंफ्यूजन होती है कभी कभी। अच्छा आगे बताते हैं, ठीक है। और U में तो कोई साइन कन्वेंशन है नहीं, ठीक है, इतना लिख लिया। हीट का क्या फॉर्मूला आता है, NCP/dt होता है वर्क डन, वो क्या होता है इंटीग्रेशन P.dv, क्या होता है P डेल्टा V, P कांस्टेंट हो जाएगा अगर, तो P बाहर आ जाएगा dv, ठीक है। ये जब P कांस्टेंट है तो हमारा वर्क डन होता है P dv के बराबर। इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, NCV/dt। CV क्या होता है F/2R, F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, F मोनो के लिए जैसे F होता है 3, ठीक है, डाया के लिए F होता है 5, ठीक है, ये बिना वाइब्रेशनल के, ठीक है। F उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कोई भी पार्टिकल की क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो XYZ, जैसे मोनोटॉमिक है तो वो XYZ में वो मूव कर सकता है। इसको डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी में अच्छे से, ठीक है। इसको बस याद रखो कि ये होता है। और देखो CP का क्या फॉर्मूला होता है F/2 + 1R, क्योंकि एक मेयर्स रिलेशन है CP - CV = R, तो CP = CV + R, F/2 + 1R है ना। गामा होता है CP/CV। यहाँ N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, dt क्या है स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला इन तीनों का, इसको नोट करो, ठीक है। ये CP इसके लिए, ये CP के लिए, ठीक है। जल्दी से नोट कर इसको, हो गया। तो फर्स्ट लॉ क्या है, देखो कोई सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम पे मान लो इसमें कोई गैस है, ठीक है, इस पे हमने कोई Q अमाउंट ऑफ हीट इसको दी है, तो ये गैस क्या करेगी, ये दो तरीके से इस हीट एनर्जी का यूटिलाइज करेगी, या फिर वो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगी या फिर इससे कुछ वर्क डन कर देगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो Q से पूरा का पूरा वर्क डन ही कर दे और इंटरनल एनर्जी ना बढ़ाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो Q से पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी ही अपनी इंक्रीज़ कर ले, इंटरनल एनर्जी में स्टोर कर ले और वर्क डन ना करे। तो जो हमारा Q है वो दो तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, मतलब जो Q है वो है U + W के बराबर। यही है हमारा फर्स्ट लॉ। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dq = du + dw, ठीक है। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं del q = du + del w,
अभी बताया था ना कि Q और W जो है हमारे वो पाथ फंक्शन है। तो आगे तुम लोग ये भी पढ़ोगे कि जो पाथ फंक्शन होते हैं, जो हमारे पाथ फंक्शन होते हैं वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं, और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए हम लोग ऐसा डेल का सिंबल ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें मत जाओ, भी बस इतने की ज़रूरत है। डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू जो है वो हमारा स्टेट फंक्शन था ना, तो इसके लिए हम लोग नॉर्मल डी यूज करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल का, ठीक है। और इन दोनों के लिए हम लोग डेल का यूज करेंगे जो कि है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। तो इसको जान दो, इसको याद रखो, डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब हम लोग आते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस पे, डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, हम लोग ने थर्ड में जीरोथ और फोर्थ में फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, ठीक है। डिफरेंट प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं हम लोग के पास? हाँ, सबसे पहला आइसोथर्मल, उसके बाद एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, पॉलीट्रॉपिक, और भी कुछ होते हैं, इसके बारे में भी बताते हैं आगे, ठीक है। और भी प्रोसेस होते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो है आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। इसकी देखो T हमारा 0 होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ से क्या होता है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और आइडियल गैस के लिए U जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा है, U इज इक्वल टू सी वी डी टी F/2 RT, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। CV क्या होता है? F/2 R, तो U यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो यहाँ जब डेल्टा T हमारा 0 हो गया, ये dt है, डेल्टा T, ठीक है। तो जब हमारा डेल्टा T 0 हो गया तो du भी हमारा 0 हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज du इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास dq इज इक्वल टू dw आ गया, है ना। तो मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जिसका T कांस्टेंट होता है उसके लिए हमारा dq इज इक्वल टू dw आएगा, मतलब जो चेंज इन हीट होगी वो इक्वल टू वर्क डन के, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सिस्टम अभी जैसे समझाए थे, ये सिस्टम रुक जाओ बताते हैं। तो ये जो सिस्टम था जिसमें Q हम लोग हीट दे रहे थे, तो ये दो तरीके से U या W के फॉर्म में इस हीट एनर्जी को यूटिलाइज कर सकता था। तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? इसका T कांस्टेंट है, तो ये इसकी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होगा। अब वो Q है वो पूरा के पूरा W वर्क डन करने में चला जाएगा। Q हमने कुछ दिया तो पूरा का पूरा यहाँ वर्क डन में जाएगा, इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। आइसोथर्मल का इतना हुआ। आइसोथर्मल का एक फार्मूला भी होता है, क्या होता है? W क्या होता है? nRT ln नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का। वर्क डन का nRT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, ऐसे भी लिख सकते हैं nRT नेचुरल लॉग P1 अपॉन P2, बॉयल्स लॉ याद है। और देखो अभी इसके बारे में बाद में बात करते हैं। यहाँ पे देखो, अच्छा ये जो फॉर्मूला है कि U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के होता है, ये केवल आइडियल गैस के केसेस में वैलिड है, रियल गैसेस के केसेस में नहीं वैलिड है, ठीक है। U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, ये केवल आइडियल गैस के लिए है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पे हमारा T तो हो गया कांस्टेंट, तो क्या आ गया? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन है,
पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये याद होनी चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। इसमें कुछ याद करने जैसा है नहीं, इन सब में कुछ याद करने जैसा है नहीं। ये तो देखो टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल है, नाम से ही पता चला है आइसोथर्मल। ठीक है, आइसो मतलब सेम और थर्मल टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। तो क्या है ये, टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है, सेम टेम्परेचर है थ्रू आउट द प्रोसेस। और देखो यहाँ पे तो जब ये टी कांस्टेंट है तो डायरेक्टली ये आ गया कि डी यू सी वी डी टी होता है, तो वहाँ से डी टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से डी यू भी 0 होगा, तो डी क्यू में डी यू कैंसिल हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू आएगा। फिर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में टी कांस्टेंट है तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। इसी का यूज किया गया यहाँ पे इसको, क्योंकि ये वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू आ जाएगा, तो इसी को यूज करके यहाँ वी टू अपॉन वी वन में पी वन अपॉन पी टू लिख दिए। ठीक है, तो देखो ये एक फॉर्मूला ये है, 1 2 वर्क डन का तो डेरिवेशन होता है, इसको डिटेल लेक्चर में कभी डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग जल्दी जल्दी बस रिवाइज कर रहे हैं ना, तो वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है, बहुत आसानी से आ जाता है। देखो 5th, ये पूरा आइसोथर्मल का डिस्कशन हो रहा है, इन सब का भी बाद में करेंगे। ठीक है, हटा देंगे इसको, नहीं रहने दो। 5th पे देखो आइसोथर्मल 5th पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसके स्लोप की इक्वेशन देखते हैं। क्या है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को हम लोग के ले लें। अब इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, क्या आ जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई, क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी। तो ये एक और इक्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्लोप की इक्वेशन है, डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी। ठीक है, अब 6 पॉइंट पे बात करते हैं इसके ग्राफ की, पी वी ग्राफ की। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो होता है ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, इसकी जिसकी स्लोप होगी जो डी पी अपॉन डी वी, जो स्लोप निकल के आ रही है इस ग्राफ की, वो स्लोप होगी ऐसी, वो स्लोप की वैल्यू होगी माइनस पी बाई वी। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये रिप्रेजेंट करता है आइसोथर्मल प्रोसेस को। ठीक है, तो ये थे आइसोथर्मल प्रोसेस के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स। अब बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो नोट कर लो यार, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। नोट्स चाहिए होगी तो कमेंट करना, नोट्स अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चाहिए होगी तो बताना। राइटिंग नहीं अच्छी है ना, चलो नोट्स दे देंगे, उसमें राइटिंग अच्छी है। ठीक है, अब बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस पे। ठीक है, तो इसको हटा रहे हैं, ले लिया सब, खींच लिया फोटो, लिखोगे तो हो नहीं, स्क्रीनशॉट ही लोगे, पता है हमको। चलो जल्दी से हो गया ना, अब जा रहे हैं करने। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस की, है ना। तो ये वाला हो गया हमारा आइसोथर्मल। अब बात करते हैं एडियाबैटिक की। तो देखो अब एडियाबैटिक, अब हम लोग एडियाबैटिक की बात करेंगे। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं बताओ। ऐसे प्रोसेस जिसमें जो हमारा डी क्यू होता है वो 0 होता है, चेंज इन हीट 0 होती है। ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अब देखो जल्दी से आ जाओ, फर्स्ट लो पे और डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। हमारा डी क्यू 0 हो गया, अब क्या मिलेगा हमें यहाँ से, डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू, मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी नेगेटिव ऑफ चेंज इन वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है,
ये हमारी सेकेंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिली। अब देखो थर्ड पे आओ, इसका वर्क डन कितना होता है, W क्या होता है याद है, 1/1 माइनस गामा nRT2 माइनस nRT1। nR कॉमन ले लो, nR बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, nR/1 माइनस गामा T2 माइनस T1। गामा क्या है, CP/CV। अब ये और देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग R वापस अंदर भेज देते हैं, RT2 माइनस RT1, तो ये n/1 माइनस गामा तो ऐसे ही आएगा। ये वाली इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, n को भी अंदर भेजना पड़ेगा n। इसको ऐसे लिख सकते हैं, P1V1 इज इक्वल टू nRT1, P2V2 इज इक्वल टू nRT2। n को सेम मान रहे हैं, ठीक है, n चेंज नहीं हो रहा है। उस केस में हमारा आ जाएगा 1/1 माइनस गामा P2V2 माइनस P1V1। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए हैं एडियाबैटिक के लिए, ये याद कर लो, ये तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है, तो उसी से आ जाएगा। और इसकी देखो फोर्थ पे हम लोग आते हैं, इसकी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी। आइसोथर्मल केस में आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि T कॉन्स्टेंट हो गया था। इसके केस में क्या होती है, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गामा क्या है, CP/CV। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, TV गामा-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और कैसे लिख सकते हैं, ये सब डायरेक्टली याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में डेराइव करने का टाइम नहीं रहता, ये सब याद होना चाहिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, P1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर एग्ज़ाम में P और B के टर्म्स में वैल्यू दी हैं तो हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे, अगर T और B में वैल्यू दी हैं तो ये वाली, और P और T में दिया है तो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, है ना। और बात है, आइसोथर्मल में जो प्रोसेस होता है वो वेरी स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस वेरी फास्ट प्रोसेस होते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। एक और पॉइंट बना के लिख लो इसको भी। और इसका ग्राफ अब आ जाओ, फिफ्थ पॉइंट इधर करते हैं, फिफ्थ इधर। ग्राफ में देखो इसका ग्राफ कैसे होगा, P/V। ग्राफ क्या होगा, इसकी जो स्लोप होती है वो आइसोथर्मल से स्टीपर होती है, मतलब उसकी स्लोप ऐसे थी, उस आइसोथर्मल की जो स्लोप थी वो ऐसे थी, इसकी स्लोप जो होगी वो ऐसे होगी, स्टीपर होती है। अभी बताते हैं कैसे होगी, देखो ये लिख लो पहले, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल की, ये जो डॉट वाली है, और ये जो सॉलिड वाली लाइन है वो है एडियाबैटिक की। तो जल्दी से फ़ोटो खींचो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो। उसके बाद इसका दोनों में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की स्लोप का रिलेशन बताते हैं। ले लिया फ़ोटो, खींचा, चलो मिटाने जा रहे हैं। अब देखो, आज इसकी स्लोप में आओ, इसकी स्लोप देखते हैं कैसे को। अच्छा, आइसोथर्मल वाले की स्लोप क्या थी, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या था, PdV प्लस VdP इज इक्वल टू 0, dP/dV इज इक्वल टू माइनस P/V। ये आइसोथर्मल की थी, ठीक है। चलो अब इसकी हो, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, dP/V गामा प्लस गामा V गामा-1 इंटू P इज इक्वल टू 0। dP इसको ये ऐसे इट इज़ रहा, इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट किए और ये ऐसे इट इज़ रहा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, dP, एक मिनट यहाँ dV भी आएगा, है ना, ये डिफ्रेंशिएट हुआ फिर dV, dP/dV
वी टू पावर गामा, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ गामा वी गामा माइनस 1 इंटू पी। अब देखो इसको आगे सॉल्व करो। गामा वी टू द पावर -1 इंटू पी अपॉन वी टू द पावर गामा। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? माइनस ऑफ गामा पी अपॉन वी। ये हमारी एडियाबैटिक की स्लोप है, डी पी अपॉन डी वी ऑफ एडियाबैटिक। ये जो स्लोप है वो है आइसोथर्मल की। अब देखो इसको आगे कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ गामा डी पी अपॉन डी वी ऑफ आइसोथर्मल। तो ये क्या आ गया हमारा? स्लोप ऑफ एडियाबैटिक जो है वो गामा टाइम्स, ये माइनस नहीं है क्योंकि ये माइनस तो इसी में ना, माइनस पी बाई वी है डी पी अपॉन डी वी ऑफ आइसोथर्मल। गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। जो एडियाबैटिक की स्लोप है वो गामा टाइम्स आइसोथर्मल की स्लोप है, इसीलिए एडियाबैटिक वाली स्लोप जो है वो स्टीपर रहती। ठीक है, ये आइसोथर्मल की है। चलो अब इसका जल्दी से फ़ोटो खींचो, स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आइसोकोरिक, आइसोबारिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की, और एक और होगा साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, हो गया, ले लिया? करूँ मिटा दूँ? नहीं लिया होगा तो रिवाइंड करके ले लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग जल्दी से आइसोकोरिक की, है ना। वीडियो ऑलरेडी हो गई है आधे घंटे की, बताओ क्या किया जाए। तो देखो हम लोग ने पढ़ लिया है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो ये सब बहुत छोटे छोटे प्रोसेस हैं, हमने कहा था ना, इसलिए मेन यही दोनों हैं। इम्पोर्टेंट वो भी होते हैं पर हैं बहुत छोटे छोटे से। आइसोकोरिक वर्ड सुन के क्या लग रहा है? आइसो सेम, कोरिक वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब dv हमारा 0 होगा। आ जाओ वापस अपनी इक्वेशन पे। dq इज इक्वल टू du प्लस dw क्या होता है? pdv। dv तो हमारा हो गया 0, तो क्या हो गया यहाँ से? dq इज इक्वल टू du। ये दूसरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये पहली इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं। आइसोकोरिक में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आ जाओ आइसोबारिक पे। नाम सुन के क्या लग रहा है? बारिक, ये प्रेशर से रिलेटेड है। आइसो इक्वल प्रेशर, यहाँ हो गया कांस्टेंट, डेल्टा पी 0। आ जाओ अपनी इक्वेशन पे। ये है पहली, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, यहाँ जो हमारा प्रेशर है बस वो कांस्टेंट हो जाएगा, इसीलिए प्रेशर जो है जो हमारा, तो ये बस यहाँ कुछ नहीं होगा, तो इसकी इक्वेशन ये आएगी डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। फिर जो हम लोग जब वर्क डन निकालते हैं तो वो इंटीग्रेशन करते हैं ना पी डी वी का, तो बस यहाँ प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, बस ये हो गया। सो बारीक में भी बस इतना सा है। अब आते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पे। पॉलीट्रॉपिक लेक्चर रिकॉर्ड करते वक्त पता नहीं कैसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कुछ माइक इशू आ गया था, उसको एक्सप्लेन करते वक्त, इस वजह से वीडियो में वॉइस क्लियर नहीं थी बहुत अच्छे से, और इस वजह से फिर से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ाना पड़ा है। तो चलो फिर से पढ़ते हैं इसको, और इसलिए थोड़ा सा लाइटनिंग और सब डिफरेंट है, लाइट सेटअप डिफरेंट है, क्लोज डिफरेंट है, तो इग्नोर करना डिफरेंट सेटअप को। तो चलो पढ़ते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है वो एक जनरल प्रोसेस है, इसको लिखो जनरल प्रोसेस है। जैसे हमारे पास आइसोथर्मल होता है, एडियाबैटिक होता है, आइसोकोरिक होता है, आइसोबारिक होता है। आइसोबारिक होता है ये एक जनरल प्रोसेस है। इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है पी टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पे n की जब डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं तो हमें डिफरेंट प्रोसेस मिलते हैं जो कि आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एक्सेट्रा होते हैं। जैसे कि n इज इक्वल टू अगर हम लोग रखते हैं 0 तो क्या आ जाएगा? पी टू द पावर 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
ये क्या है, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है आइसोबारिक, है ना। इसी तरह N को अगर 1 रख दें तो हमें PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलेगा, ये है आइसोथर्मल। इसी तरह अगर N को हम लोग गामा रख दें तो हमें PV टू द पावर गामा कांस्टेंट मिलेगा। ये कौन सा है बताओ, एडियाबैटिक। अगर N को हम लोग इन्फिनिटी रख दें तो PV टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट मिलेगा। ये क्या है, आइसोकोरिक, है ना। तो ये एक जनरल प्रोसेस है और इसकी ये इक्वेशन होती है, और इसमें जब N की अलग अलग वैल्यू रखते हैं तो ये सारे डिफरेंट प्रोसेसेस हमें मिलते हैं। यहाँ पे N जो होता है वो है पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, ठीक है। N जो है वो है पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, तो नोट कर लो जल्दी से उसको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की, बाद हम लोग बात करेंगे फ्री एक्सपेंशन की, और उसके बाद आज का हम लोग इस पार्ट को, आज का लेक्चर एंड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है वीडियो लंबी हम लोग की। तो देखो जीरोथ फर्स्ट के बाद हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट के ही पार्ट है ये डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है, फर्स्ट का ही, फिर हम लोग ने ये प्रोसेसेस पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, नेक्स्ट पार्ट आएगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ, कार्नोट साइकिल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर वाला, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और एंट्रोपी। उसके बाद एंट्रोपी, डिफरेंट प्रोसेसेस की एंट्रोपी, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, उन सब में क्या क्या एंट्रोपी चेंज है, ये सब सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। और उसके बाद तो एक आध पार्ट और आएगा जिसमें गिब्स एनर्जी और इंथैल्पी ये सब का डिस्कशन होगा, उसमें कंप्लीट कर लेंगे थर्मोडायनामिक्स के बाकी सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो हो गया ना, इसको हटाते हैं। तो आ जाओ, अब हम लोग करते हैं, क्या करेंगे बोले जल्दी से, अभी बताया ना क्या करेंगे। अब हम लोग करेंगे साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं बताओ जल्दी। साइक्लिक प्रोसेस में हमारा U कांस्टेंट होता है, हमारा DU 0 होता है, जो हमारा इंटरनल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, DU 0 होता है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। अब देखो वापस हमारी फर्स्ट लॉ की इक्वेशन DQ इज इक्वल टू TU प्लस DW, तो ये तो हो गया 0, DQ क्या आ गया DW के बराबर। बस साइक्लिक प्रोसेस तो छोटा सा है, बस डेफिनेशन है, याद होनी चाहिए क्या कांस्टेंट होता है, किस में कांस्टेंट होता है। उसके बाद फ्री एक्सपेंशन, चलो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन में हमारा प्रेशर जो होता है वो 0 होता है। तो अब हमारा प्रेशर 0 हो गया, तो और यहाँ पे Q भी 0 होता है, हमारा जो DQ होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, DU प्लस PdV इज इक्वल टू DQ। अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया। अब DU क्या बचा, DU भी 0 आएगा। तो फ्री एक्सपेंशन वो प्रोसेस होते हैं जिसमें हमारा प्रेशर 0 है, DQ 0 है, W 0 है क्योंकि P 0 है, और हमारा U भी 0 है। तो ऐसे प्रोसेस को फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा DU, U नहीं 0 है, DU 0 है, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, मतलब कि U कांस्टेंट है। इससे क्या बता सकते हैं, U कांस्टेंट है अगर तो मतलब क्या होगा कि हमारा T भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में तो हम लोग ने सारे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तो आज की वीडियो में हम लोग ने सारे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड लॉ से स्टार्ट होगा, एंट्रोपी, कार्नोट साइकिल, हीट इंजन, इसी सब पे बात होगी। उसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें सारे फॉर्मूले और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर चलते हैं, बाय बाय। तो वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट बी में। ऑलराइट, तो ठीक है, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सॉल्व करते रहो, और जो ना आए कमेंट करना, ठीक है। तो बाय बाय। और इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उनका भी रिवीजन हो जाए, ठीक है। ओके, बाय बाय।